ओके, हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज रेडियो एक्टिविटी। आपका नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी दी हुई है, तो आपको जानना जरूरी है पहले कि रेडियो एक्टिविटी होता क्या है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी जो है, रेडियो एक्टिविटी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले मैं आपसे एक छोटी जनरल सी बात डिस्कस करके रख लेना चाहती हूँ कि आगे कंफ्यूजन ना हो। हम जब भी एटम की बात करते हैं, एटम, तो हम क्या बोलते हैं? ये एटम हो गया, ठीक, और एटम के अंदर हो गया ये न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए ओके। अब रेडियो एक्टिविटी पे आओ। रेडियो एक्टिविटी क्या है? एक न्यूक्लियर फिनोमिना है। अब न्यूक्लियर फिनोमिना से क्या मतलब समझ रहे हैं आप? न्यूक्लियर फिनोमिना मतलब कि ये एक्टिविटी, ये प्रोसेस, ये फिनोमिना न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। ठीक है, दूसरी चीज, अब रेडियो एक्टिविटी जो है वो क्यों होता है, क्या है रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या है? हमने ये जान लिया कि भाई रेडियो एक्टिविटी जो है वो एक न्यूक्लियर फिनोमिना। ठीक बात है, न्यूक्लियर फिनोमिना मतलब कि ये प्रोसेस जो है वो किसके अंदर हो रही होगी? सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर हो रही होगी। तो रेडियो एक्टिविटी भाई है क्या? क्या होता है रेडियो एक्टिविटी? आप जनरल से ये समझ लो कि जब रेडियो एक्टिविटी को अगर मुझे डिफाइन करना है कि रेडियो एक्टिविटी होती क्या है, तो आप ये समझ लो एक जनरल वर्ड में, जब कभी कोई अनस्टेबल चीज, तो पूरी साइंस इसी पे बसी हुई है, पूरा केमिस्ट्री यही है कि अनस्टेबल जो है वो अपने आप को क्या करना चाहता है? स्टेबल करना चाहता है। तो रेडियो एक्टिविटी भी एक ऐसी प्रोसेस है कि जिसमें अनस्टेबल पार्टिकल जो हैं वो क्या एक्वायर करते हैं? स्टेबल कंडीशन को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी क्या है? रेडियो एक्टिविटी मीन्स इट इज अ प्रोसेस वेयर अ पार्टिकल ट्राइज टू बिकम स्टेबल। मतलब रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी अनस्टेबल चीज, अभी मैं कोई भी वर्ड यूज कर रही हूँ, आपको आगे समझ में आ जाएगा ये कोई भी क्या है। तो ये अनस्टेबल से किस में आ जाता है? स्टेबल में। जब अनस्टेबल से स्टेबल में आने का जो ये पाथ है, इसी को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, ये ऐसे ही तो आ नहीं जाता है। तो जब ये यहाँ से यहाँ की जो पूरी बात है, इसी को हम कहते हैं क्या? रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ये एक जनरल मैंने आपको समझाया कि अगर कुछ भी ना समझ में आए, ठीक है, कुछ हाथ पैर ना समझ में आए रेडियो एक्टिविटी का, तो मैं बोल सकती हूँ कि जब अनस्टेबल से स्टेबल में आने की कोशिश करते हैं कोई भी चीज़ मीन्स कोई भी पार्टिकल, तो उसे हम रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर मैं डेफिनेशन पे आऊँ, अब डेफिनेशन पे आने की से पहले थोड़ी बहुत और बातें समझ लेते हैं। ओके, तो अभी अनस्टेबल है, ठीक है, एटम के अंदर से क्या होता है? एटम के अंदर न्यूक्लियस की बात एक्चुअली मुझे बोलना चाहिए बार बार। जब भी मैं एटम के अंदर बोलूँ तो आप ये समझिए कि किसकी बात कर रहे हैं अपन? न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर से क्या होते हैं? अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों ही रेस जो हैं वो क्या होने लगती हैं? बाहर आने लगती हैं, एमिट होने लगती हैं। ये क्या है? अभी जब अल्फा बीटा गामा रेस हो रही है, सब अभी जो इसकी कंडीशन है आपकी न्यूक्लियस की, वो कैसी कंडीशन है? ये भी है अनस्टेबल न्यूक्लियस। कैसे न्यूक्लियस है ये? अनस्टेबल न्यूक्लियस। जब इसमें रेडियो एक्टिविटी हो जाएगी, रेडियो एक्टिविटी के दौरान ये सारी रेज, ये क्या है? ये रेज है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी के दौरान ये सारी रेज निकलती हैं, अल्फा रेज निकलती हैं, बीटा रेज निकलती हैं, गामा रेज निकलती है, जो कि डिस्कवरी के दौरान देखा गया था। तो ये सारी रेज जब तक है न्यूक्लियस में, वो एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है। जब इन सब का एमिशन हो गया, एमिशन हो गया मतलब बाहर निकल गई, तो वो क्या हो गई? स्टेबल हो गई। तो रेडियो एक्टिविटी क्यों होती है? ताकि वो क्या हो सके? स्टेबल हो सके, टू बिकम स्टेबल। स्टेबल होने के लिए होती है। ठीक है, तो ये हो गई एक बात। न्यूक्लियर फिनोमिना होता है अनस्टेबल से स्टेबल के दौरान की जो प्रोसेस है, जो रेज बाहर आती हैं, उसे हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी क्यों होती है? क्योंकि वो अपने आप को क्या बनाना चाहती है? क्या बनाना चाहती है अपने आप को? अगेन आई एम रिपीटिंग द सेंटेंस। क्यों रेडियो एक्टिविटी होता है? रेडियो एक्टिविटी होता है क्योंकि वो स्टेबल बनना चाहते हैं। पूरी केमिस्ट्री हम पढ़ लेते हैं यार, पूरी केमिस्ट्री के पीछे यही है। इसीलिए प्रोसेस या कोई फिनोमिना या कोई भी रिएक्शन सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि दे जस्ट वांट टू कम इन अ स्टेबल स्टेट। और हर स्टेबल स्टेट में आने के पीछे एक अलग अलग फिनोमिना है, एक अलग अलग रूल है, एक अलग प्रोसेस है, अलग अलग चीजें निकलती हैं। तो रेडियो एक्टिविटी में क्या एमिट होती हैं? अल्फा बीटा और गामा रेज एमिट होती हैं। कहाँ से एमिट होती हैं? न्यूक्लियस के अंदर से एमिट होती हैं। ठीक है, एक बात हो गई।
एक्चुअली में ये रेडियो एक्टिविटी होती क्यों है, क्यों होने लगता है रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियस के अंदर से अल्फा बीटा गामा रेस क्यों निकलने लगती हैं। अगर मैं एक जनरल से बोल दूं कि यहाँ पे अपन बोल दें कि यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई। किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, भीड़ ज़्यादा हो गई, ठीक है, बहुत ही कंजेस्टेड हो गया। क्या हो गया, न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ रिवॉल्व करते हैं, इसके बाहर वाले शेल में, आउटर शेल में रिवॉल्व करते हैं। इस पे भी हम बात करेंगे। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और जब इन न्यूट्रॉन का ड्यू टू कोलिजन, आप बोल सकते हो कोलिजन की वजह से, जब न्यूट्रॉन की संख्या या अमाउंट जब बहुत ज़्यादा होता है तो क्या है, न्यूक्लियस जो है बहुत ही कंजस्टेड हो जाएगा, वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, एक जगह तो बैठेंगे नहीं, ठीक है। एक रूम में मान लो, एक रूम में कैपेसिटी है 20 से 30 लोगों की रहने की, अगर आप 50-60 लोग एक साथ रख दो तो पॉसिबल नहीं है कि वो रह पाए, ठीक है। तो कोलिजन की वजह से न्यूट्रॉन का अमाउंट ज़्यादा हो गया, इस पर और हम डिटेल में आगे बात करेंगे, तो अभी आप ऐसे समझ लो। तो जब बहुत ज़्यादा हो गया तो वो क्या होने लगेंगे, क्या करेंगे, बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, और जब ये बाहर निकल रहे हैं तो किस फॉर्म में निकल रहे हैं, अल्फा और बीटा और गामा रेज के फॉर्म में निकल रहे हैं। तो यही जो रेज बाहर निकलती है न्यूक्लियस से, इन्हें रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। अब अगर रेडियो एक्टिविटी को सही तरीके से मैं डिफाइन कर दूं स्टेटमेंट में, अब वो भी आप समझ लो कि क्या बोल दिए इतना सारा। अब रेडियो एक्टिविटी को हम बहुत सारे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखो अभी आपसे मैंने क्या किया, रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात की कि अनस्टेबल स्टेबल हो जाता है, ये सारी बातें, ठीक है। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये एक न्यूक्लियर फिनोमिना है। अगर आपसे कोई पूछे ये न्यूक्लियर फिनोमिना क्या होता है तो आप समझा सकते हो क्या होता है न्यूक्लियर फिनोमिना, ठीक है। मैं अपने वर्ड्स में लिखूँ, आप कैसे भी लिखो, ये सारे टर्म्स आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब भी हम रेडियो एक्टिविटी को डिफाइन करें तो क्या सारी बातों का होना बहुत ज़रूरी है, वो ये है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। रेडियो एक्टिविटी जो मैं बोल रही हूँ अनस्टेबल से स्टेबल में हो जाना, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। बात करते हैं स्पॉन्टेनियस क्या होता है। इसमें क्या होता है, एमिशन होता है। किसका एमिशन होता है, अगर आपको कोई भी हाथ पैर याद ना आए स्टेटमेंट के तो आप ऐसे भी लिखोगे, आप तो कुछ तो मार्क्स मिलेंगे आपको। एमिशन होता है किसका, रेज का। कौन सी रेज, अल्फा बीटा और गामा रेज। एक्चुअली में ये ऐसे लिखा जाता है, देखो अल्फा और बीटा एंड गामा रेज ऐसे करके लिखा होगा, ठीक है, क्योंकि कभी अल्फा और बीटा एक साथ नहीं एमिट होती हैं, याद रखिए, ठीक है। तो ये और होना चाहिए, या अल्फा या बीटा, मतलब मुझे ऐसे कहना चाहिए, या अल्फा या बीटा एंड लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरी कंडीशन, फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियस, ठीक बात। रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस मतलब उसको किसी भी बाहरी फोर्स की ज़रूरत नहीं है, कि मतलब कि आप बाहर का फोर्स लगाओगे तभी जाके ये प्रोसेस होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये स्पॉन्टेनियस है, खुद ब खुद होता, अपने आप, ठीक है। ये कोई कैसा प्रोसेस है, आपकी पंचायत की जरूरत नहीं है इसको, सेल्फ, ठीक है, खुद ब खुद होता है ये, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं है। साइंस को जितने जनरल लैंग्वेज में पढ़ोगे ना उतना अच्छा लगता है पढ़ने में और ईजी होता है। किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं है रेडियो एक्टिविटी करवाने की। नहीं तो आप सोचने लगे रेडियो एक्टिविटी जब इतना दमदार प्रोसेस है भैया घर में कर डालो, नहीं होगा भैया रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। तो ये इट इज़ एक्सटर्नल, नो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड, बाहर की किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं है। एमिशन किसका होता है, अल्फा या बीटा और गामा रेज का, इन रेज का एमिशन होता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या रेज होती हैं ये। और ये किससे होता है, अनस्टेबल न्यूक्लियस से होता है। सीधी सी बात है, अगर वो स्टेबल होता तो हम इतनी लंबी पंचायत करते क्यों, ये होती ही नहीं, पढ़ते ही नहीं हम, क्योंकि वो अनस्टेबल है इसीलिए तो ये प्रोसेस हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि वो क्या गेन करना चाह रहा है, स्टेबिलिटी गेन करना चाह रहा है। और ये सारी स्टेबिलिटी कैसे गेन करता है, इन सारी रेज को वो एमिट करके गेन करता है। तो चलो आप इसका अपन अब जो प्रथा है उसको निभाई जाए, स्टेटमेंट को लिखा जाए, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर फिनोमिना, इट इज अ न्यूक्लियर फिनोमिना। अगर आप कभी भी ये सेंटेंस को, आपको ये सारी चीज़ों को लिखना जरूरी है कि ये क्या है, एक न्यूक्लियर फिनोमिना, इट इज अ न्यूक्लियर फिनोमिना इन विच देयर इज स्पॉन्टेनियस। इन शब्दों का आना बहुत ही जरूरी है, आप आगे पीछे की का, ऑफ द कुछ भी लगाओ, ठीक है। तो in which there is spontaneous emission of unstable particle occurs. Why? To gain the stability.
यही तो है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी है क्या? एक न्यूक्लियर फिनोमिना है जिसमें क्या होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन होता रहता है खुद ब खुद अपने आप बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, ताकि जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो किस में आ जाए, स्टेबल में आ जाए। ठीक है, तो अब आई होप स्पॉन्टेनियस का मतलब आप समझ गए हैं, नो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड। एक्सटर्नल फोर्स मतलब कि यहाँ पर मुझे एक बार लिख देना चाहिए नो एक्सटर्नल फोर्स, सेल्फ। ठीक, ऐसी बहुत सारी डेफिनेशन आप पढ़ोगे, ये तो एक डेफिनेशन है। ठीक है, ये एक डेफिनेशन मैंने आपके लिए लिखी है, और हो सकती है, और कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो भी आप देख लो। ठीक, तो क्या होती है रेडियो एक्टिविटी? ये एक और डेफिनेशन हो गया रेडियो एक्टिविटी का, कि जब अनस्टेबल से, वही बात है, ऐसे लिखो वैसे लिखो जैसे भी लिखो, बात एक ही होती है। जब अनस्टेबल न्यूक्लियस, व्हेन अनस्टेबल न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस एक ही बात है, व्हेन अनस्टेबल न्यूक्लियाई ट्राइज टू बिकम स्टेबल, जब कोई अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबल बनने की कोशिश करते हैं, कैसे? रेज को एमिट करके, बाय एमिटिंग अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। ठीक है, अल्फा पार्टिकल बोलो, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, जो भी बोलो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अनस्टेबल से स्टेबल आएगा, कैसे आएगा स्टेबल? ये सारी रेज को एमिट कर लेगा, उसके बाद ही वो स्टेबल होगा। हमने और क्या बोला इसमें, और क्या क्या आप वर्ड ऐड कर सकते हैं? क्यों, क्या ये एक न्यूक्लियर फिनोमिना है? क्योंकि ये न्यूक्लियस से होता है, न्यूक्लियर फिनोमिना। मैं बार बार ये इसलिए लिख रही हूँ, मैं बार बार इसलिए समझा रही हूँ कि यहीं पर आपका रिवीजन हो जाए, आप भूलो ना कि रेडियो एक्टिविटी होती क्या है। न्यूक्लियर फिनोमिना है ये, अभी मैंने आपको बताया न्यूक्लियर फिनोमिना क्या होता है। ठीक है, हम ये वर्ड बार बार कह रहे थे, न्यूक्लियर फिनोमिना है, अल्फा बीटा गामा रेज बाहर निकलती हैं। ठीक है, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, ये तीनों रेज जो हैं, ये तीनों ही रेज जो हैं वो किसी भी फिजिकल या केमिकल कंडीशन से इफेक्ट नहीं होती हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, फिजिकल और केमिकल कंडीशन से इनमें कोई असर नहीं होता। So they are not affected by any physical or chemical condition. केमिकल कंडीशन की बात कर रहे हैं, मतलब हम केमिस्ट्री केमिकल्स की बात कर रहे हैं। फिजिकल कंडीशन हम बोल रहे हैं, मतलब कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, कोई लेना देना नहीं है अल्फा बीटा गामा रेस को। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, बट it depends on number of nuclei present. ठीक है, इन सारी चीजों पर ये डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड करता है? कब इफेक्ट हो जाता है इन पर, कभी इफेक्टेड होते हैं, ये इफेक्टेड होते हैं, ये डिपेंड करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट, ये डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पे, कितने न्यूक्लियाई हैं उन पर डिपेंड करती है क्या, रेडियो एक्टिविटी की जो रेज हैं अल्फा बीटा गामा रेज, इस पे डिपेंड करती है। ठीक है, सो द रेट ऑफ एमिशन ऑफ, आपको बोलना चाहिए जब हम बोलते हैं जो रेट है, द रेट ऑफ एमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज और अल्फा बीटा गामा पार्टिकल डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर और प्रेशर, डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर एक्सेट्रा, बट इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट। ठीक है, इनको इस पूरे चीज को, इतनी सारी बड़ी चीज को, लंबी चीज को देखने के लिए उन्होंने क्या किया, कैसे चेक किया, इस चीज को कैसे समझ में आया उनको। अच्छा, अब इसको उन्होंने चेक कैसे किया, कैसे समझ में आया कि हाँ भैया ये सारी चीजें हैं। उन्होंने क्या लिया, यूरेनियम लिया। ठीक है, यूरेनियम एक एलिमेंट लिया, इसको क्या किया, कवर कर दिया ब्लैक पेपर। ठीक, जब उन्होंने इसको ब्लैक अच्छे से कवर करके, पूरा एकदम ब्लैक शीट से कवर कर दिया, तो उन्होंने ये देखा कि एक इनविजिबल रेज आ रही हैं। कैसी रेज निकल रही हैं, इनविजिबल। कैसे पता चला जब वो इनविजिबल थी, तो बताते हैं। इनविजिबल, कोई इनविजिबल रेज थी जो कि सिल्वर फॉइल को, सोचो मतलब उनका पेनिट्रेशन पावर कितना ज्यादा था कि सिल्वर की जो फॉइल थी, सिल्वर की जो शीट थी, उसको भी क्या कर गई, वो क्रॉस कर गई। सिल्वर की शीट को भी वो क्या कर गई, क्रॉस कर गई। कैसे पता चला क्रॉस कर गई, क्योंकि जो फोटोग्राफिक प्लेट थी, जो फोटोग्राफिक प्लेट बनी हुई थी, उस पे क्या आ गया, ब्लैक मार्क आ गया। ठीक है, इसका मतलब कि ये यूरेनियम लिया हुआ था, जिस यूरेनियम को ब्लैक पेपर से कवर किया हुआ था,
उनमें से जो रेज आ रही थी उनका पेनिट्रेशन पावर इतना ज्यादा था, हाई पेनिट्रेशन पावर उनका पेनिट्रेशन पावर इतना ज्यादा था कि वो सिल्वर फॉइल को भी क्रॉस कर गई। ये रेज थी जो अपन को दिखी नहीं, कैसे समझ में आया कोई रेज थी? क्योंकि वो फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट कर गई। ये जो फोटोग्राफिक प्लेट इफेक्ट हुई वो किसके वजह से हुई? क्योंकि कोई रेज निकल रही थी, वो दिख नहीं रही थी। लेकिन यहाँ पर जब ये फोटोग्राफिक प्लेट इफेक्ट हुई तब पता चला कि हाँ कोई इनविजिबल रेज निकल रही हैं जिनका पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा है, हाई पेनिट्रेशन पावर है, जो कि सिल्वर फॉइल तक को क्रॉस कर गई और यहाँ पर अपन इसका इफेक्ट देख पा रहे हैं। तो ये जो है वो क्या हो सकती हैं? अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, इन रेज का नाम उन्होंने दे दिया बेक्यूरल रेज, अपने नाम पर। यही है साइंटिस्ट का नेम, बेक्यूरल रेज। ये जो डिस्कवरी है रेडियो एक्टिविटी की करने वाला जो बंदा था, जो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हेनरी बेक्यूरल नाम था उनका, और ये हुआ था डिस्कवरी 1896 में। ठीक, तो ये जो रेज उन्हें दिखी उनका नाम उन्होंने, अभी तुमको कुछ पता ही नहीं था क्या है क्या नहीं है भैया, उसका नाम उन्होंने सबसे पहले फटाक से बोल दिया कि यह है, क्या होगा? ये बेक्यूरल रेज थी। तो सोचो उन रेज में कितना ज्यादा पावर था, कितनी ज्यादा हाई पावर वाली या पेनिट्रेटिंग पावर उनका कितना तेज था कि वो फोटोग्राफिक प्लेट तक को क्रॉस कर गई। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी से आप क्या समझे, एक फिर से रिकॉल मारते हैं। रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो अनस्टेबल पार्टिकल हैं वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। और ये सारा प्रोसेस जो है वो क्या है? एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जिसे हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है मतलब इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये प्रोसेस अपने आप होने लगता है। क्यों होने लगता है? क्योंकि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की जो संख्या है, जो अमाउंट है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है, तो आप ये समझ लो कि वो बैठ नहीं पाते शांति से। फिर क्या है? ये अपने आप होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अब ये और दूसरी बात क्या कि एक न्यूक्लियर फिनोमिना है, ये न्यूक्लियस से बाहर नहीं होगा। ये जो भी प्रोसेस हो रहा है वो कहाँ होगा? न्यूक्लियस के अंदर ही होगा। ठीक, ओके। दूसरी बात और क्या, हमने सारी बात कर ली। रेडियो एक्टिविटी हो गया, न्यूक्लियर फिनोमिना हो गया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, एमिशन होता है अल्फा बीटा गामा रेज का, अनस्टेबल से स्टेबल में आ जाते हैं। ठीक है, अब ये बात ये तो यहाँ खत्म हो गई कि ये सारी चीज होती है। उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया था तो उनको बेक्यूरल रेज कह दिया। अब एक चीज और है आपको जानने के लिए कि ठीक है, अब ये हमको पता कैसे चलेगा? हमने यूरेनियम फटाक से ले लिए। कभी भी जब एटॉमिक नंबर एक न्यू बात क्या बोल रही है मैं आपको, ये आपका नोट पॉइंट है कि एटॉमिक की पीरियोडिक टेबल में इतने सारे एलिमेंट हैं, क्या वो सारे ही एलिमेंट रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं? क्या उन सब में से अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं? नहीं। तो एटॉमिक नंबर 80 से ज्यादा आर रेडियो एक्टिव। एटॉमिक नंबर मोर देन, भारी भरकम जितने एलिमेंट होंगे जिनका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा मतलब 80 से ज्यादा होगा, वो क्या होंगे? ठीक है, तो ये नोट पॉइंट, एटॉमिक नंबर 80 से ज्यादा रेडियो एक्टिविटी। बहुत सारी जगह आप ये पढ़ोगे या बहुत सारी जगह मैंने देखा ऐसा दिया रहता है कि भाई फ्यू न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल। ऐसे कुछ ही न्यूक्लियाई हैं जो अनस्टेबल होते हैं, तो स्टेबिलिटी ऑफ बेल्ट बताते हैं उसमें। आप स्टेबिलिटी ऑफ बेल्ट देखेंगे तो उसकी वजह से लोग बोलते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा आप जनरल अगर ये समझ लें कि वाई द रेडियो एक्टिविटी अकर्स, ठीक है, कुछ ही में क्यों होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर ज़्यादा हैं, जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो ज़्यादा हो जाती है, तब रेडियो एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ओके। तो ये तो था जनरल सब रेडियो एक्टिविटी के बारे में। अब हम पढ़ते हैं रेज के बारे में। ये जो अल्फा रेज निकलती हैं, बीटा रेज निकलती हैं, गामा रेज निकलती हैं, ठीक है, तो ये होती क्या हैं, कैसे होती हैं? अब ये जो अल्फा रेज हैं, जो अल्फा रेज निकलती हैं, अनस्टेबल रेज जो निकल रही हैं, इनका एमिशन हो रहा है, ये अल्फा पार्टिकल बोल लो। अल्फा पार्टिकल जो है ये होते हैं क्या होते हैं? ये होते हैं भैया दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। दो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। न्यूक्लियस के अंदर से निकलता है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, अल्फा रेज हैं क्या है अल्फा पार्टिकल? ये हीलियम के एटम है, हीलियम पार्टिकल है ये। क्योंकि देखो, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, मतलब कि क्या हुआ? 4 हो गया।
तो अल्फा रेज जो हैं वो क्या हो गई, इनको लिखने का तरीका क्या है, 2 + 2 4, एटॉमिक नंबर कितना होगा 2। यहाँ पर लिखा जाता है नीचे एटॉमिक नंबर भैया, ये है आपका एटॉमिक नंबर भैया, ये क्या है भैया आपका मास नंबर। बहुत बढ़िया, दिस इज योर मास नंबर, इसका डबल, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तभी तो मास नंबर बनता है, ठीक है। और ये हो गया एटॉमिक नंबर, चलो बढ़िया बात है। ओके, सो दिस इज योर अल्फा पार्टिकल। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, मतलब कि मास कितना होगा 4 होगा, 2 + 2 4, एटॉमिक नंबर कितना होगा 2 होगा। तो देखो अब इस चीज को ध्यान से देखो, मास नंबर 4 है, एटॉमिक नंबर 2 है, मतलब क्या है ये, कौन से क्या एटॉमिक नंबर है, आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है, ये है क्या हीलियम। तो अल्फा रे पार्टिकल कुछ नहीं है, क्या है ये हीलियम के पार्टिकल हैं, हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर है 2, एटॉमिक नंबर 2, मतलब कि 2 प्रोटॉन होंगे 2 न्यूट्रॉन होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। ये सारी चीजें बोलना जरूरी है क्योंकि हम बोलते हैं एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये वाली कंडीशन है इसके पास भी। और ये आप देख रहे हो किसकी तरह दिख रहा है आपको, अल्फा की तरह दिख रहा है, ठीक है, या मैं ये बोलूं अल्फा जो है वो किसकी तरह दिख रहा है, हीलियम की तरह दिख रहा है, क्योंकि उसके पास भी 2 प्रोटॉन, सॉरी उसका एटॉमिक नंबर 2 और मास क्या है 4 है। तो अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम एटम, क्लियर, ओके। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो अल्फा पार्टिकल होते हैं, जो अल्फा के जो पार्टिकल होते हैं उनमें क्या है, क्या उनका चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल के पास प्लस चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है मतलब कि कितना प्लस चार्ज होता है भैया, इनके पास होता है +2 चार्ज, समझ जाओ +2 चार्ज है, मतलब कहानी आगे क्या होने वाली, ठीक है। सो अल्फा पार्टिकल हैव +2 चार्ज, ठीक है, मतलब कि अब तीसरा पॉइंट इसमें ये आ जाओ चार्ज के से रिलेट करते हुए, दे हैव हाईएस्ट चार्ज, हाईएस्ट चार्ज मतलब जो बाकी की रे से जब आप कंपेयर करोगे और पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इनका चार्ज क्या है, सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट चार्ज, और चार्ज ज्यादा है मतलब कि इनका आयनाइजिंग पावर, बढ़िया भाई, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम आयनाइजिंग पावर, क्या होता है आयनाइजिंग पावर, मैक्सिमम आयनाइजिंग पावर देन बीटा एंड गामा। सबसे आप पूरी केमिस्ट्री लेके मत बैठ जाना कि बोला गया था अल्फा रेज का ये, तो ये अभी ये सब जो भी बातें होंगी इनके कंपैरिजन में होंगी बीटा और गामा के। तो इनका आयनाइजिंग पावर जो है वो क्या है, मैक्सिमम है, क्योंकि चार्ज जो है वो क्या है, ज्यादा है, ज्यादा आयनाइज कर पाएंगे, जहां से निकलेंगे जिसके पास से निकलेंगे, जिसको धक्का मारेंगे वो भी क्या हो जाएगा, आयन बन जाएगा, ठीक है। तो आयनाइजिंग पावर आप समझ रहे हो क्या बोल रहा है, आयनाइजिंग पावर है, ये है मान लो मेरी अल्फा रेज, ये अल्फा रेज आ रही है भाई, इसका आयनाइजिंग पावर इतना ज्यादा है, मैक्सिमम आयनाइजिंग पावर है कि ये जिस रास्ते से निकल रही है, ये बहुत सारे रास्ते में इसको एटम मान लो मिले, तो ये जहां से निकल रही, ये टक्कर मारी, इसको टक्कर मारी, इसको टक्कर मारी, इसको टक्कर मारी, जिसको टक्कर मारते जाएंगे वो सब क्या होते जाएंगे, चार्ज होते जाएंगे, आयनाइज्ड होते जाएंगे। आयनाइज होते जाना मतलब कि जब भी कभी कोई बोले मैक्सिमम आयनाइजिंग पावर है उसके पास क्या है, आयनाइजिंग पावर ज्यादा है, मतलब वो जिससे भी टकराए वो रेज, वो उसको क्या करते हुए चले, आयनाइज करते हुए चले। आयनाइज करते हुए चलना मतलब क्या करते हुए चलना, उसको चार्ज बनाते हुए चलना, ठीक है, आयनाइज करते हुए चलना, इसका मतलब कि उसको क्या देते हुए चलना, चार्ज देते हुए चलना, पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं ना अपन, आयंस मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यहाँ पे आयंस की बात हो रही है, ठीक है, आयनाइज करते हुए चलना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, भैया हेवीएस्ट पार्टिकल है ये, क्यों इसको बोल रहे हैं हेवीएस्ट पार्टिकल है, आगे पढ़ोगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जो अल्फा है उसको हेवीएस्ट पार्टिकल हम क्यों बोल रहे हैं बीटा और गामा के कंपैरिजन में, क्योंकि इसका जो मास है भाई बहुत ज्यादा, 4 AMU 4 एटॉमिक मास 4U बोल सकते हैं, तो इसका जो एटॉमिक मास है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में ज्यादा है, बीटा और गामा के कंपैरिजन में ज्यादा है, ठीक है। अब देखो 4 AMU, आप समझ रहे हो मैंने क्या बोली आपको, इसका जो मास है, मास क्या है, ज्यादा है, ज्यादा मास क्या है, मोर,
किसके कंपैरिजन में? बीटा और गामा के कंपैरिजन में ज़्यादा है, क्योंकि इनका मास ज़्यादा है। आप ऐसे कैसे समझ लो, देख हेवीएस्ट क्या लिखी थी मैंने? पार्टिकल, करेक्ट, हेवीएस्ट पार्टिकल, हेवीएस्ट पार्टिकल है भाई, हेवीएस्ट पार्टिकल है, मतलब कि ये लिखे थे अपन ने भैया 4 AMU लिखे थे, ज़्यादा है, बीटा और गामा से हेवीएस्ट है, मतलब कि आप ये समझ लो कि एक अच्छा खासा बढ़िया मोटा बंदा, ठीक, ये बना दिए भैया। ठीक है, और एक ये है, ठीक, दो लोग हैं, एक है, एक ये इंसान ए और एक बी। अब दोनों के आप वेट को देखो, इसके वेट को भी देखो आप, ठीक है, और एक इसकी वेट के भी देखो, ठीक है। मान लो ये होगा 50 किलो का, 50 kg का, और ये होगा 20 किलो का। एक जनरल ले रहे हैं, आइडिया है, ठीक है, कहीं पे छपा नहीं है। तो 20 kg का, 50 kg का। अब अगर इन लोग दोनों को दौड़ाया जाए, ठीक है, अगर ये दोनों दौड़े या आगे बढ़े, तो क्या करेगा? ये जो है कितने दूर चलेगा? ये कुछ ही देर चलेगा। 50 kg वाला जो है वो यहीं तक चल पाएगा, बस हो गया इसका, ठीक, खत्म इसकी कहानी। इसका जो है एंड पॉइंट यहीं पर आ गया, क्योंकि ये मोटा है, ज्यादा चल नहीं पाएगा, हल्का फुल्का आदमी आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हेवीएस्ट पार्टिकल है, ज्यादा मास है, इसका मतलब कि ये ज्यादा आगे तक नहीं जा पाएगा, समझ रहे हो भैया? और आगे नहीं जा पाएगा मतलब क्या? मैं किसी के शरीर के मोटाई और पतले होने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि अल्फा रेज का मास जो है वो ज्यादा है, इसका मतलब वो ज्यादा दूर नहीं चल पाएगा। वो ज्यादा दूर नहीं चल पाएगा, इसका मतलब कि उसका जो पेनिट्रेशन पावर है वो बाकी के कंपैरिजन में क्या होगा? कम होगा, लीस्ट पेनिट्रेशन पावर होगा। अब समझ जाओ आप क्यों लीस्ट पेनिट्रेशन पावर होगा, ठीक है। तो लीस्ट पेनिट्रेशन पावर होने का कारण यही है कि भैया मैं मोटा हूँ, ज्यादा है मेरा वजन, मैं ज्यादा दूर आप मेरे को नहीं चला सकती, ठीक है, एक ही लिमिट तक मैं चल सकता हूँ, ठीक। तो ये हो गया अल्फा रेस की कहानी, जिसका पेनिट्रेशन पावर कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि मास ज्यादा होता है, और ये स्लोएस्ट पार्टिकल होगा। ऑफकोर्स स्लोएस्ट पार्टिकल होगा इसकी मास की वजह से, स्लोएस्ट पार्टिकल बीटा और गामा के कंपैरिजन 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड, ठीक। तो ये हो गया अल्फा रेस, ठीक है। अब आप देखो कि अल्फा एमिशन क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज अल्फा एमिशन? अल्फा एमिशन क्या है? एमिशन क्या है? कैसे एमिशन होता है? कैसे लिखा कैसे जाता है? जब अल्फा रेज एमिट होती है तो हम समझ लिए उनकी ये सारी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब होते कैसे हैं एक्चुअली में? कोई भी एटम है एक्स, ठीक है, जिसका मास नंबर है 236, एटॉमिक नंबर है 92, जिसको Z से अक्सर लोग बोलते हैं और इसको A बोला जाता है, A और Z, ठीक है। न्यूक्लियस का रेडियो एक्टिविटी हो रहा है, न्यूक्लियस रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। ये जो है पहला वाला जो इधर लिखा जाता है, इसको बोला जाता है पेरेंट न्यूक्लियाई। अभी इसमें से एमिशन हुआ नहीं है, अभी होगा। ये क्या है? पेरेंट न्यूक्लियस मान लो इसको, ठीक है, पेरेंट न्यूक्लियाई, ये मेन हेड है ये। अभी इसमें से जब इसमें से अल्फा एमिशन हुआ, मतलब कि इस वाले पार्टिकल में से जो एक्स है, इनमें से क्या हुआ? अल्फा का जैसे ही अल्फा एमिशन हो गया, मतलब कि अल्फा एमिट हो गया, अल्फा जो है वो क्या हो गया? एमिट। अल्फा जब एमिट हुआ तो ये जहां था ये वहीं का वहीं रहा, ठीक है, ये वहीं रहा, बस इसकी जो है वो कैरेक्टर, जो कैरेक्टर बोलोगे इसको, ये चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? इसमें से अल्फा निकल गया। अब अल्फा निकलने के बाद ये कैसा हो गया? देखो, अल्फा निकल गया मतलब आपको पता है अल्फा निकलता है तो क्या निकलेगा अपने साथ? क्या लेके निकलेगा? आपको भी बताइए, अल्फा के पास मास 4 होगा भैया, एटॉमिक नंबर 2 होगा, तो ये तो वो जो है वो लेके निकल गया, ये निकल गया, मतलब कि इसमें से इतना जो है वो कम कर दो, ठीक है। मतलब कि ये जो है वो हो गई एमिट, गई अल्फा रेज, निकल गई, ये जहां था वहीं का वहीं रुका हुआ है इसमें से, मतलब कि 92 - 2 कर दो, ठीक, ये हो गया आपका। और दूसरी बात कहाँ गया आपका? ए, और ए के पास क्या है? ए क्या है अपना? 2
3 6 -4 कर दो, ठीक है। ऊपर वाले को 4 से कम, नीचे वाले को 2 से कम, ये हमेशा यही रहेगा 2 4 2 4 2 4। अगर क्वेश्चन में कुछ और दे तो बात अलग है। अब जो आपका प्रोडक्ट बना वो बना y, ये y हो गया, मतलब क्योंकि इसका ये जो है नंबर चेंज हो गया, ठीक है। तो इसको y जो है इसका नाम क्या दे दिए, y नाम दे दिए। अब ये कितना हो गया माइनस किए तो आपने, ये हो गया 232 और ये कितना बच गया यहाँ पे 90, ठीक। अब जब आप लिखते जाओगे तब आपको याद आता जाएगा, अरे हाँ 90 एटॉमिक नंबर इसका होता है, तो आपको अपने आप याद आ जाएगा ये जो y है वो क्या बना है, ठीक है। तो आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है, ओके। अब जब ये एमिशन हुआ और क्या निकला साथ में, एनर्जी तो निकलेगी भैया, इतना बड़ा एमिशन हो रहा है। तो अब ये जो बना इसको बोलते हैं डॉटर, ये ऐसा बोला जाता है, ऐसा दिया है कि डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक। तो सीधी सी बात है, x जो है वो किस में बदल गया, अब किस में बदल गया, y में बदल गया, ठीक है। क्योंकि देखो ये मेरे पास एटम था, ये एटम था, ये कोई x एटम था, x यही वाला x था, x में से जैसे ही अल्फा का एमिशन हुआ, अल्फा बाहर, अल्फा निकल गया, बाहर निकल गया अल्फा रेज। जब अल्फा रेज बाहर निकल गई वो अपने साथ ये लेके निकली, जिसका मास ये था और एटॉमिक नंबर 2 था, तो ये वो अपने साथ लेके निकला। जब वो ये लेके निकला तो यहाँ पर जो है वो क्या बच गया, y बच गया, जिसके बाद कंडीशन हो गई ये वाली, ठीक। चलो ठीक है। तो कभी भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हो तो एक चीज याद रखने की क्या है कि एनी न्यूक्लियर रिएक्शन टोटल एटॉमिक नंबर एंड टोटल मास नंबर विल ऑलवेज रिमेन सेम, क्योंकि यहाँ पर की कंडीशन देखो, यहाँ की देखो, सेम बैलेंस बना के चलना पड़ता है, कोई जरूरत, ये भी एक प्रकार का रिएक्शन ही है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जहाँ जो रिएक्टेंट में होगा वो प्रोडक्ट में होगा, तो दोनों तरफ क्या है बैलेंस बना के चलना। तो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में, न्यूक्लियर रिएक्शन मतलब अल्फा बीटा गामा रेज की बात अभी कर रहे हैं लोग, तो टोटल एटॉमिक नंबर टोटल मास नंबर जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो है वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक है। अब आपको समझने की क्या बात है, कैसे करके समझना है कि जो Z है वो 2 से क्या होता है डिक्रीज होता है, और जो A जो है वो 4 से डिक्रीज होगा, मतलब कि जो नीचे वाला एटॉमिक नंबर है उसमें 2 कम करो, मास नंबर में 4 कम करो। सारे अल्फा एमिशन में यही फंडा चलेगा, बिल्कुल भी कोई चेंज होने वाला नहीं है। यूरेनियम हो गया, यूरेनियम ही तो था बच्चों, 236 92, ठीक है। तो Z किससे कम हुआ, 2 से कम हुआ, मास जो आपका A था वो किससे कम हुआ, 4 से। अब ऐसा कोई हम रिएक्शन लिखते हैं X, अल्फा एमिशन हुआ, बन गया Y जो निकला डॉटर निकले, कितना बचेगा, कितना बचेगा 90 है, 2 कम कर दो कितना हो गया, इसको 4 कम कर दो कितना हो गया, याद नहीं करना, ठीक है। एक प्रोडक्ट बना Z, एक और बना 3 टाइम्स अल्फा कम हुआ, कैसे करेंगे, इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है इसको। आपको पता है कि अल्फा जो है वो हमेशा ही यही रहेगा, ठीक है। कितने टाइम्स कम करना है, 3 टाइम्स, मतलब 3 इंटू 2 नीचे वाले के साथ, और इसके साथ कितना 3 इंटू 4 भैया कितना हो गया 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 12, ये 12 लिखी हूँ मैंने 12। तो यहाँ जो है ये कितने से कम होगा, 12 से लेस होगा, 12 से कम करो, और ये जो है इसको कितने से कम करो 6, ठीक। तो कितना आ जाएगा 216, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, बन गया, ठीक है। तो इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने को आते हैं, ये चीज कभी बदलने वाली नहीं है, ये ऐसी की रहेगी। इसके आगे 4 5 6 7 8 जो भी लग जाए 5 लग जाए 6 लगे, इसको क्या करो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, उतने टाइम्स ये कम हो जाएंगे। 3 टाइम्स एटॉमिक नंबर कम होगा और 3 टाइम्स मास नंबर कम होगा, 4 टाइम्स एटॉमिक नंबर 4 टाइम्स मास नंबर। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके किसके लिए, अल्फा एमिशन के लिए। कमिंग टू नेक्स्ट दैट इज बीटा पार्टिकल। देखो अल्फा पार्टिकल आपने देख लिए, हीलियम न्यूक्लियस से, हीलियम के पार्टिकल को बोला जाता है अल्फा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल क्या होता है, इसको क्या बोला जाता है, बीटा पार्टिकल क्या है भैया, कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन है। बीटा पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन है। बीटा पार्टिकल इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन,
मासलेस। ये है आपका बीटा पार्टिकल जिसके ऊपर -1 चार्ज रहता है, ठीक है। तो बीटा पार्टिकल क्या है, जिनका मास जो है वो 0 रहता है। मास ऑफ बीटा पार्टिकल इज 0। अनडिफाइंड मास, अनडिफाइंड, इसके बारे में बात करेंगे। अनडिफाइंड क्यों बोलते हैं, वाई इट इज अनडिफाइंड, क्यों इसका मास नहीं रहता। ये एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये क्या है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। इसको हम कहाँ लिख देते हैं, पहला पॉइंट लिख देते हैं। बीटा पार्टिकल क्या है, बीटा पार्टिकल एक्चुअली में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये बीटा पार्टिकल बोल रहे हैं मतलब आप क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के एमिशन की बात कर रहे हैं। बीटा कुछ नहीं है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है, जिसका मास 0 रहता है और इसके पास क्या रहता है, -1 चार्ज रहता है। तो ये क्या है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, फास्ट मूविंग। क्योंकि ये फास्ट मूविंग है, अब देखो बता दे रही हूँ कि व्हेन एनी पार्टिकल मूव फास्ट इट्स मास वेरी। मास जो है वो कभी, जब कोई भी पार्टिकल जो है तेजी से मूव करते हैं, फास्ट मूव करते हैं, तो उनका जो मास है वो वेरी करता है, ठीक है। ओके, सो ईच बीटा पार्टिकल हैज चार्ज एंड मास सेम एज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास के बराबर होता है। दूसरी बात, इसकी स्पीड जो देखी गई, जो बुक में आप पढ़ोगे, जो मैंने बुक में देखा, वो लाइट की स्पीड की लगभग बराबर ही होती है। स्पीड किसकी, बीटा पार्टिकल की स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड के लगभग बराबर होती है, 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका पेनिट्रेशन पावर जो है वो क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के 2 फिगर बनाई थी, मोटे और पतले का। तो इसका जो पेनिट्रेशन पावर था वो क्या है, मोर पेनिट्रेशन पावर। किससे, अल्फा से। मतलब कि बीच में अल्फा बीटा के तो मीडियम में रहेगा इनका पेनिट्रेशन पावर, ठीक। क्योंकि पेनिट्रेशन पावर इसका क्या है, मीडियम है, मोर है उसके कंपैरिजन में। तो आयनाइज जो है वो गैस को करेगा, लेकिन अल्फा के कंपैरिजन में कम करेगा। इट विल आयनाइज, ऑफ कोर्स इट विल आयनाइज गैस, लेकिन कम, ठीक। तो ये क्या है, बहुत ही छोटा पार्टिकल है, फास्ट मूव करेगा, मास क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा। वैसे में भी मास जो है इलेक्ट्रॉन का जब मूव करता है तो आप नहीं बता सकते। रेस्ट में उसका मास रहता है 9.1 × 10⁻31 kg, जो आज तक आप पढ़ते हैं। ये मास जो है वो रेस्ट में रहता है। मास इलेक्ट्रॉन का पढ़ते हो ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 × 10⁻31 kg, ये 1 है, ठीक है। पेन का टैब कहीं घूम गया तो ऐसा बन गया, इट इज 9.1, ठीक। तो ये कब कंडीशन रहती है, रेस्ट पर रहती है, मूविंग वाली कंडीशन नहीं रहती है, ठीक है। जब मूव करता है तो मास क्या करेगा, वेरी करेगा। अल्फा, ये तो हो गया अल्फा पार्टिकल के बारे में। अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिसका मास 0 रहता है, जिसके ऊपर चार्ज -1 रहता है, ठीक है। अनडिफाइंड मास है इसका, ठीक है। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी स्पीड लाइट की स्पीड से लगभग बराबर बोल सकते हैं। पेनिट्रेशन पावर अल्फा के कंपैरिजन में ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और आयनाइज करेगा ये गैस को, ऐसी बात नहीं है नहीं करेगा, लेकिन उसके कंपैरिजन में कम करेगा। अब देख लिया जाए फटाक से बीटा एमिशन क्या है, बीटा एमिशन कैसे लिखना है, ठीक। ये हो गया आपके सामने क्वेश्चन, ठीक है। ये जो हो गया आपका पेरेंट न्यूक्लियाई, इसमें भी ये पेरेंट ही न्यूक्लियाई रहेगा। इसमें जब बीटा एमिशन होगा, इसमें बस एक क्या चेंज होता है, जब भी बीटा एमिशन होता है तो बीटा एमिशन में आपने अभी लिख लिया क्या होता है, मास 0, मतलब मास में हमको कोई चेंज नहीं करना है। जो अपना रिएक्टेंट साइड में पेरेंट के पास जो मास रहेगा और डॉटर के पास जो रहेगा वो सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ क्या चेंज होंगे, एटॉमिक नंबर जो है वो नीचे के चेंज हो जाएंगे इस तरीके से बाय 1, ठीक है। अब कैसे देखो, अब ये एक एटम है, इसमें से ये एटम है, 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 ओके। सो इस एटम में से क्या हुआ, बीटा का एमिशन हो गया। जब बीटा का एमिशन हो गया तो ये कैसा बन गया, देखिए ये तो वहीं का वहीं रहा, बन कैसे गया, हो क्या गया, चेंज क्या हुआ इसमें, ये हुआ बीटा एमिशन, निकल गया बीटा। बीटा के निकलने के बाद ये बच गई डॉटर न्यूक्लियाई। अब ये जो डॉटर न्यूक्लियाई है इसके तो मास में कोई चेंज नहीं होगा, अभी आपको मैंने बोला। चेंज क्या होगा, एटॉमिक नंबर। क्यों यहाँ पे 7 लिखा हुआ बता रहे हैं, एनर्जी तो निकलेगी और क्या निकलेगा साथ में, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो देख रहे हो आप 7, यहाँ 7 क्यों लिखा गया है,
-1 है, अगर यहाँ पे आप क्या लिखते, मैंने बोली क्या, 1 से कम हो जाएगा, -1 लिखा है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, -1। तो अब अगर यहाँ पे 6 में से 1 को कम कर देते, 6 में से 1 हटा देते तो बचता 5, और आप यहाँ पे 5 लिख रहे हो, मतलब 5 - 1 4 हो जाता। और अभी हमने पढ़ा है कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान जो एटॉमिक टोटल मास नंबर है और जो इसका टोटल एटॉमिक नंबर है वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा, दोनों ही साइड रिमेन सेम, इट विल रिमेन सेम। तो ये जो है वो दोनों ही तरफ क्या रहना चाहिए, बराबर का रहना चाहिए। मतलब अगर इधर मास नंबर 14 है तो इधर भी 14 रहेगा, इधर जो है z की वैल्यू अगर 6 है तो यहाँ भी रहना चाहिए। तो 6 करने के लिए यहाँ पे आपको 7 मतलब 1 इंक्रीज करना पड़ेगा। यहाँ पर एक हमेशा जो है जो z है वो क्या करना पड़ेगा, हमेशा 1 से इंक्रीज करना पड़ेगा। जब एक आप ज्यादा बढ़ा के लिखोगे तो अपने आप अंडरस्टूड है, 7 - 1 कितना आएगा, 6 आएगा, क्योंकि एमिशन हो रहा है तो एनर्जी तो निकलेगी V बार एंटी न्यूट्रिनो। ये क्या करता है, ये चार्जलेस होता है, मासलेस होता है, इनविजिबल होता है, लेकिन फिर भी सब होने के बावजूद ये एनर्जी को कंजर्व करके रखने में मदद करता है। इट विल कंजर्व द एनर्जी। तो जब भी बीटा एमिशन होगा इसको लिखना बहुत ही जरूरी है, एंटी न्यूट्रिनो को लिखना जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट। कब, सिर्फ बीटा एमिशन के दौरान, सब में नहीं, सिर्फ बीटा एमिशन, जब भी बीटा एमिशन होगा तो एंटी न्यूट्रिनो लिखना जरूरी है, जो कि एनर्जी को कंजर्व करके रखता है। ये आपको दिखता नहीं है, मासलेस होता है, चार्जलेस होता है, लेकिन फिर भी इसका होना यहाँ पे बहुत जरूरी है। सो z विल इंक्रीज बाय 1। आई होप आप समझ गए कि z जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, किससे, 1 से इंक्रीज होगा हमेशा, किसमें, बीटा एमिशन के दौरान। एक और एग्जांपल देख लो आप तो याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है यार, सिंपल सा, मैंने क्या बोली, इसमें से दो चीज निकली, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब यहाँ 0 लिखना चाहिए मुझे, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और एक क्या निकला, इसे बना के रखो अपनी कॉपी में, याद रहेगा, एंटी न्यूट्रिनो। ये एक ऐसा इनविजिबल और चार्जलेस पार्टिकल है जो कि एनर्जी को कंजर्व करके रखने में मदद करता है। ये हो गया, ये हो गया, बीटा एमिशन हो रहा है इसमें, बीटा एमिशन बोले, बीटा एमिशन करा, बीटा का एमिशन हो रहा है। तो जब बीटा का एमिशन हुआ तो ये बीटा निकल गया, बचा क्या, डॉटर न्यूक्लियाई बची, जिसके मास में हमको कोई चेंज नहीं करना और इसको क्या करना है, बढ़ा देना, 28 था 29 हो जाएगा, ठीक। एनर्जी निकलेगी, एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा, V बार, ठीक है। क्या है ये, एटॉमिक नंबर देख के कुछ याद आ रहा है, निकल है ये, और ये क्या है, कॉपर, ठीक। तो अपने आप जब करते जाओगे तो आपको समझ में आते जाएगा कि कौन सा क्या है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। हर बार आपको क्या करना है, ये चीज को, ये आप खुद से बना के रख लो, ठीक है। हर बार आप इसको क्या करो, इसको, ये जो है इसकी एग्जाम्पल खुद से कर लो कि x मान के चलो कोई भी एक एलिमेंट होगा, उसमें बीटा एमिशन हुआ, V बार निकालो, Y बना, फिर बीटा एमिशन हुआ, V बार निकालो, Z बना, फिर बीटा एमिशन हुआ, E निकला, कोई भी, V बार। ये सारे क्वेश्चन जो है आप खुद से सॉल्व करो और देखते जाओ, उसके ये जो एटॉमिक नंबर को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि वो कौन सा एलिमेंट है, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे कुछ न्यूक्लियस होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से ज्यादा होते हैं, तभी वो कंडीशन अनस्टेबल होती है और उनमें रेडियो एक्टिविटी होती है, ठीक है। ये एक नोट पॉइंट। गामा एमिशन, गामा एमिशन अब क्या होता है, पहला पॉइंट है ये, गामा कुछ नहीं, एनर्जी है, मास, गामा एक एनर्जी है जिसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है। सीधी सी बात है, पेनिट्रेशन पावर सबसे मैक्सिमम होगा क्योंकि सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट। You can say it is a light, you can say it is a energy, you can say it is a wave, ठीक है, you can say it's a photon, no charge, no mass। ये सारी कहानी किसकी है, गामा की है। ना चार्ज होता है, ना मास होता है, लीस्ट आयनाइजिंग पावर होता है इसका, लीस्ट आयोनाइजिंग
पावर छोटा है, ज़्यादा आयनाइज नहीं करेगा, लेकिन पेनिट्रेट कर जाएगा, बहुत लंबा जाता है, ठीक है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, दे हैव नो चार्ज एंड नेग्लिजिबल मास, यू कैन से शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। दे हैव नो चार्ज एंड नेग्लिजिबल मास, ठीक है। बहुत ही लंबा जाता है ये, क्यों? क्योंकि ये क्या है, हल्का है, स्मॉलेस्ट, ठीक है। लाइट है वेट में, बहुत ही लाइट पार्टिकल है, लाइट रेज है, तो ये क्या है, दूर तक पेनिट्रेट, इनकी पेनिट्रेशन पावर इसीलिए क्या होती है, बाकी कंपेरिजन में ज़्यादा होती है। अभी सारी रेज जो आपने पढ़े, ये सब आपको डिटेल में बताने के बाद, ये जो डिस्कवरी थी किससे हुई थी, एक लेड का बॉक्स, ठीक है, एक कैविटी टाइप के लिए, इसमें रखे यूरेनियम का पार्टिकल, इसे बैक्यूरल नहीं किया मैंने, नहीं तो मैं यहाँ नहीं थी, यूरेनियम का पार्टिकल, यहाँ पे लगाई गई एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो बोल लूं, जनरल बता रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ से रेज को जो है अलाउ किया गया पास करने के लिए, ये देखा गया कि कुछ रेज जो थी, ऐसे बना लो, कुछ जो है वो कहाँ हो गई, पॉजिटिव की तरफ डेविएट हो गई, कुछ स्ट्रेट चली गई, कुछ नेगेटिव की तरफ डेविएट हो गई, ठीक है। तो जो नेगेटिव की तरफ डेविएट होंगी वो पॉजिटिव होंगी, जो पॉजिटिव की तरफ डेविएट होंगी वो नेगेटिव होंगी, और ये सीधे चली गई वो क्या थी, गामा रेस, जो क्या हो गई, सीधे गई, न्यूट्रल थी। यही थी डिस्कवरी रेडियो एक्टिविटी की। आप बुक में रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा, डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। तो पॉजिटिव थी, मतलब कि आपकी क्या है, अल्फा रेस, बीटा रेस, ठीक है। इसको मैंने यहाँ बना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके, so this was the discovery of the radioactivity. This was the lead box. lead के बॉक्स में एक यूरेनियम का एलिमेंट रखा गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई, तो जिसमें से ये सारे टर्म्स और कंडीशन देखे गए। यहाँ पे आप बोल सकते हो ये इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड। Thank you so much. God bless to everyone. Stay healthy, stay fit.